Hello everyone, this is Abhishek. In this video, we will discuss about the making of Germany and Italy, in which the very first topic is Germany. Can the army be architect of a nation? Can the army be the architect of a nation? क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? ये प्रश्न जर्मनी के संदर्भ में पूछे गए हैं। यदि हम बात करें कि 1848 के बाद क्या हुआ यूरोप में, तो हम देखते हैं बहुत भारी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यूरोप का जो स्वरूप था वही बदल गया था। जो लिबरल्स, डेमोक्रेटिक, नेशनलिस्ट लोग थे जिनके पास सत्ता आई थी, उनके हाथों से पावर जो है वो कंजर्वेटिव्स में शिफ्ट हो जाते हैं। अब कंजर्वेटिव्स ने भी अपने पॉलिटिकल पावर को इन्हांस करने के लिए नेशनलिस्ट फीलिंग्स को ही अपना हथकंडा बना के अपनाया था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब कंजर्वेटिज्म सत्ता में आए या फिर उन्होंने अपनी राजनीतिक शक्तियों का जो विस्तार किया, उसके लिए भी उन्होंने राष्ट्रवाद की भावनाओं का ही इस्तेमाल किया था। हम देखते हैं जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन का काम कैसे पूरा हुआ। तो जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस था वो आसान नहीं था, ये बहुत कठिन था, बहुत ही भयावह था। खास करके यदि हम जर्मनी की बात करें तो हम देखते हैं कि 1848 में एक प्रयास किया गया था लिबरल्स के द्वारा, जिनमें अधिकांश मिडिल क्लास फैमिलीज़ का सपोर्ट हासिल था इन लिबरल्स को, जिनके जरिए जर्मनी एक महासंघ बनने को तैयार था, एक राष्ट्र राज्य बनने को तैयार था। लेकिन वहाँ के राजा और सेना की सहायता से इस प्रयास को असफल कर दिया जाता है। और इसमें हम देखते हैं कि प्रसा के जो लैंड ओनर्स थे, जिन्हें जंकर्स कहते हैं, उन्होंने भी सेना और राजा की सहायता करी थी। अब जो है जर्मनी का यूनिफिकेशन वो प्रसिया के लीडरशिप में आगे बढ़ता है। जर्मनी का एक प्रोमिनेंट स्टेट है प्रसिया। अब उसी के नेतृत्व में जर्मनी को यूनिफाई करने की कोशिश होती है, और इस मोमेंट में जर्मनी का जो चीफ मिनिस्टर था, जिसका नाम था ऑटो वन बिस्मार्क, उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। बल्कि यूँ कहें कि यदि जर्मनी में ऑटो वन बिस्मार्क न हुआ होता तो जर्मनी का यूनिफिकेशन भी नहीं हुई होती, तो कोई गलत नहीं होगा। तो इसी बात से हम इसके महत्व को हम समझ सकते हैं, इस व्यक्ति के महत्व को हम समझ सकते हैं। इसने किस प्रकार से आयरन और ब्लड की पॉलिसी को अडॉप्ट करके राष्ट्र राज्य का निर्माण किया, या फिर जर्मनी का यूनिफिकेशन को पूरा किया। तीन महान युद्धों को लड़ना पड़ा था इस प्रसा के राज्य को, और ये 3 लड़ाइयाँ जो लड़ी गई थी वो कोई छोटी मोटी देशों से नहीं लड़ी गई थी। उस समय के जो शक्ति संपन्न जो राष्ट्र थे, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, उनके साथ 7 वर्षों तक लंबी चली लड़ाई के बाद जर्मनी का यूनिफिकेशन का काम पूरा हुआ। और हम देखते हैं इसके बाद कि जनवरी के 1871 में वर्साई के एक महल में, जिसे ग्लास हाउस कहते हैं, शीश महल कहते हैं, उसमें एक सभा आयोजित की गई, और उसमें प्रसा के राजा को सम्राट घोषित कर दिया गया। कैजर विलियम फर्स्ट उसका नाम था। 18 जनवरी 1871 को बेहद सीवियर कोल्ड के मौसम में सभी प्रिंसेस जो डिफरेंट जर्मन स्टेट्स से बिलोंग करने वाले थे वो आए। जर्मन आर्मी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो आए, सभी मंत्री, साथ में ऑटो वन बिस्मार्क जो चीफ मिनिस्टर था वो आए, और सभी ने एक मत से प्रसा के नेतृत्व में, कैजर विलियम फर्स्ट के नेतृत्व में जर्मनी के यूनिफिकेशन के काम को स्वीकार कर लिया। इट मीन्स दैट कि कैजर विलियम फर्स्ट बिकम द किंग ऑफ द जर्मन स्टेट।
मतलब काइजर विलियम फर्स्ट को इन्होंने सम्राट घोषित कर दिया। अब हम देखते हैं कि यूनिफिकेशन का काम पूरा हो जाने के बाद जर्मन राष्ट्र ने कई सारे सुधार कार्यक्रम को अपनाए। उन्हीं में से था करेंसी में सुधार, बैंकिंग सिस्टम में सुधार, कानूनी प्रक्रिया में सुधार, न्याय व्यवस्था में सुधार। और ये जितने भी सुधार इन्होंने किए, ये एक मॉडल के रूप में उभरा और बाकी जर्मन स्टेट्स ने भी इसका अक्षरशः पालन किया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जर्मनी एक मॉडल के रूप में बन जाता है अन्य दूसरे राज्यों के लिए। और इस प्रकार से जर्मनी का यूनिफिकेशन पूरा होता है। और हम अगले वीडियो में जानेंगे इटली के यूनिफिकेशन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।